नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नो स्मार्ट एग्ज़ाम प्रेप में। आज की यह वीडियो आपके BPAG 171 आपदा प्रबंधन के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पार्ट 1 होने वाली है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर डिस्कस करेंगे जो आपके जून 2026 के एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना रखते हैं। कॉपी और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम कंसेप्ट्स को जड़ से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, आपदा से आप क्या समझते हैं? मानव निर्मित आपदाओं पर चर्चा कीजिए। आपदा किसी भी समाज या समुदाय की कार्यप्रणाली में होने वाला एक गंभीर व्यवधान है जो बड़े पैमाने पर मानवीय, भौतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय हानि का कारण बनता है। तो आपदा से जो है एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। यह एक ऐसी अचानक होने वाली विनाशकारी घटना है जो प्रभावित समाज के अपने संसाधनों से निपटने की क्षमता से परे होती है। इसके साथ साथ यहाँ जोखिम और संवेदनशीलता होती है। आपदा मुख्य रूप से 3 तत्वों का परिणाम होती है। यहाँ पर खतरा, संवेदनशीलता और क्षमता की कमी, इनसे जो है आपदा आती है। जब कोई खतरा किसी संवेदनशील आबादी से टकराता है तो वह आपदा का रूप ले लेता है। और आपदा का प्रभाव यह है कि इसके कारण जो है बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। आवश्यक सेवाएं जैसे कि बिजली, पानी, संचार, ये सब ठप हो जाती हैं और विकास की प्रक्रिया कई वर्ष पीछे चली जाती है। आइए बात करते हैं मानव निर्मित आपदाओं की, यानी इसका कंसेप्ट क्या है। तो मानव निर्मित आपदाएं वे घटना हैं जो मानवीय लापरवाही, तकनीकी विफलताओं, गलत नियोजन या जानबूझकर किए गए दुर्भावपूर्ण कृत्यों जैसे युद्ध या आतंकवाद के कारण उत्पन्न होती हैं। ये आपदाएं प्रकृति जनित नहीं होती बल्कि सीधे तौर पर इंसानी गतिविधियों से जुड़ी होती है। आइए अब बातें करते हैं प्रमुख मानव निर्मित आपदा की। तो मानव निर्मित आपदाओं को जो है निम्नलिखित मुख्य श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। जैसे तकनीकी और औद्योगिक आपदाएं, तो रासायनिक कारखानों से जहरीली गैसों का रिसाव, परमाणु संयंत्रों में दुर्घटनाएं और बॉयलर का ब्लास्ट होना, ये इसके उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पर 1984 का भोपाल गैस त्रासदी जो अत्यधिक मानवीय लापरवाही और तकनीकी विफलता का परिणाम थी। दूसरा, अगर आपदा में देखें मानव निर्मित में, तो यह जो है परिवहन दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, विमान दुर्घटनाएं, सड़क पर बड़े पैमाने पर होने वाले कोलिजन्स यानी टकराव और समुद्री जहाज़ों का डूबना या तेल का रिसाव इस श्रेणी में आते हैं। ये बुनियादी ढांचे की कमी या मानवीय चूक के कारण होते हैं। इसके साथ साथ जो आग से जुड़ी आपदाएं हैं, यह भी मानव निर्मित ही आपदा है। बहुमंजिला इमारतें, सिनेमा घर, व्यावसायिक परिसरों या भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में खराब बिजली वायरिंग या सुरक्षा मानकों की अनदेखी से लगने वाला आग। इसके साथ पर्यावरणीय क्षरण और प्रदूषण जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई, भूजल का अत्यधिक दोहन और नियोजित शहरीकरण के कारण अचानक आने वाली बाढ़ या भूस्खलन, यह मानव द्वारा प्रकृति के चक्र को बिगाड़ने का नतीजा है। इसके साथ साथ जटिल आपातकाल और युद्ध, आतंकी हमले, दंगे, जैविक या रासायनिक हथियारों का उपयोग, इसके कारण जो है सामूहिक विस्थापन, शरणार्थी संकट और बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन होता है। अगला जो आपदा है वह है महामारी, यानी अस्वच्छता, दूषित जल आपूर्ति, प्रयोगशालाओं से वायरस का अनियंत्रित प्रसार मानव जनित स्वास्थ्य आपदाओं को जन्म देता है। तो निष्कर्ष यही है कि मानव निर्मित आपदाओं को उचित प्रबंधन करे, सुरक्षा मानकों और बेहतर आपदा पूर्व तैयारी और जनजागरूकता के माध्यम से काफ़ी हद तक रोका और कम किया जा सकता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत की प्राकृतिक आपदा रेखा चित्र का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों, भारत अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति, जलवायु विविधताओं और जनसांख्यिकी संरचना के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। देश का लगभग 85% क्षेत्र एक या अधिक आपदाओं से ग्रस्त है। भारत की प्राकृतिक आपदा प्रोफाइल जो है, इसका विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला है भूकंप संवेदनशीलता। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूकंप के खतरों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्य कारण भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर खिसकना है।
यहाँ पर भूभाग को जो है खतरा है। देश का लगभग 59% भूभाग मध्यम से लेकर अत्यधिक उच्च तीव्रता वाले भूकंप यानी 3, 4, 5 के प्रति संवेदनशील है। यहाँ पर जो है प्रमुख क्षेत्र इस भूकंप संवेदनशीलता के अंदर पूरा हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सबसे खतरनाक जोन 5 में आते हैं। इसके अलावा जो है बाढ़ की भी विभीषिका यहाँ देखने मिलती है। भारत में बाढ़ सबसे और बार बार आने वाली और व्यापक नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। बाढ़ के कारण देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 12% हिस्सा यानी 4 करोड़ हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो मुख्य नदी घाटियाँ हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और वेघना जैसी 12मासी नदी घाटियों में अत्यधिक वर्षा और गाद जमा होने के कारण असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हर साल भीषण बाढ़ आती है। हाल के वर्षों में और नियोजित शहरीकरण के कारण शहरी बाढ़ का भी खतरा तेजी से बढ़ा है। इसके साथ साथ बात करें चक्रवात और तटीय आपदाओं की, तो भारत की जो 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है यह चक्रवात और सुनामी जैसी समुद्री आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है। तो भारत में जो संवेदनशील क्षेत्र है चक्रवात और तटीय आपदाओं से, यह लगभग 8% भूभाग जो है चक्रवात से प्रभावित हो सकता है। चक्रवात मुख्य रूप से पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी तट अरब सागर को प्रभावित करते हैं। तटीय राज्य जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात इसके मुख्य केंद्र हैं। चक्रवात के साथ आने वाले तूफानी उफान तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाते हैं। इसके साथ अगला जो प्राकृतिक आपदा है जैसे सूखा और मरुस्थलीकरण, तो मानसून की अनिश्चितता और असमान वितरण के कारण भारत का एक बड़ा हिस्सा सूखे की चपेट में रहता है। तो इसका जो है कृषि पर प्रभाव पड़ता है। देश का लगभग 68% कृषि योग्य क्षेत्र विभिन्न श्रेणियों यानी सामान्य से लेकर गंभीर ऐसी श्रेणी के सूखे के प्रति संवेदनशील है। यहाँ पर सूखा प्रभावित क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, विराट क्षेत्र, विदर्भ क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का रॉयल सीमा क्षेत्र पुराना सूखा प्रवण क्षेत्रों में शामिल है, जिससे जल और खाद्य सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। इसके साथ साथ जो भूस्खलन और हिमस्खलन है यह भी प्राकृतिक आपदा है। जो भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं ये भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। पर्वतीय श्रृंखलाएं जैसे हिमालयी क्षेत्र में जो भूगर्भीय रूप से युवा और अस्थिर है तथा पश्चिमी घाट के तीव्र ढाल वाले इलाकों में जो है भूस्खलन से ये क्षेत्र प्रभावित होते रहते हैं। इसके साथ साथ जो मानवीय कारक है जैसे सड़क निर्माण, खनन, वनों की कटाई जैसे इंसानी गतिविधियों ने इस प्राकृतिक खतरे को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। तो निष्कर्ष के तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत की जो प्राकृतिक आपदा प्रोफाइल है यह स्पष्ट करती है कि देश बहु आपदा प्रवण है। इस संवेदनशीलता को कम करने के लिए केवल राहत कार्यों के बजाय आपदा न्यूनीकरण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और सुरक्षित बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। आई होप आपको यह प्रश्न समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं एग्ज़ाम के लिहाज से अगला सबसे ज़रूरी प्रश्न। यह है आपदा प्रबंधन में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों, भारत में आपदा प्रबंधन में केंद्र और राज्य सरकारें रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करती हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू होने के बाद दोनों स्तरों पर जो है जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है ताकि आपदा के समय त्वरित और समन्वित कार्रवाई की जा सके। तो दोनों सरकारों की जो भूमिकाएं हैं उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो पहले आइए बात करते हैं केंद्र सरकार की भूमिका की। तो केंद्र सरकार मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों के निर्धारण, रणनीतिक योजना, बड़े वित्तीय संसाधनों के आवंटन और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का कार्य करती है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये भी केंद्र सरकार के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में देश में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को मंजूरी देता है। इसके साथ साथ
राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी NDRF, इसके माध्यम से केंद्र सरकार आपदाओं से निपटने के लिए एक विशेष बल का गठन और रखरखाव करती है। किसी भी राज्य में गंभीर आपदा आने पर NDRF की टीमों को तुरंत तैनात किया जाता है। इसके साथ साथ केंद्र सरकारें जो हैं तकनीकी और चेतावनी सहायता भी प्रदान करती हैं। केंद्र सरकार अपनी विशिष्ट एजेंसियों जैसे भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से राज्यों को प्रारंभिक चेतावनी और उपग्रह डेटा प्रदान करती है। इसके अलावा जो है केंद्र सरकार वित्तीय सहायता भी देती है। गंभीर आपदाओं की स्थिति में केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के माध्यम से जो है वित्तीय मदद देने का काम करती हैं। आइए अब बात करें राज्य सरकार की भूमिका की। चूँकि भारत के संवैधानिक ढांचे में कानून व्यवस्था और जन स्वास्थ्य जैसे विषय प्राथमिक रूप से राज्य के नियंत्रण में है, इसीलिए आपदा प्रबंधन में व्यवहारिक और जमीनी स्तर पर पहली बड़ी भूमिका राज्य सरकार की होती है। तो राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यहाँ पर राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री जो है उसकी अध्यक्षता में SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्शन का गठन किया जाता है। यह निकाय केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करता है और राज्य के सभी विभागों के बीच समन्वय बिठाता है। इसके साथ साथ जमीनी स्तर पर त्वरित अनुक्रिया की जाती है। आपदा आने पर राहत और बचाव कार्य शुरू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य पुलिस, अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड्स जमीनी स्तर पर राहत कार्य संभालते हैं। इसके साथ साथ केंद्र के तर्ज पर जो है राज्य सरकार अपने यहाँ SDRF यानी राज्य आपदा अनुक्रिया बल का गठन करती है, जो राज्य स्तर पर त्वरित बचाव कार्यों के लिए अत्यधिक प्रशिक्षित होती है। इसके अलावा राज्य में जो है जिला प्रशासन का नियंत्रण होता है। तो राज्य सरकार जो है जिला अधिकारियों DM या कलेक्टर के माध्यम से जिला आपदा प्राधिकरणों को सीधे तौर पर नियंत्रित और मार्गदर्शित करती है, जो वास्तविक राहत शिविरों, चिकित्सा सहायता और भोजन वितरण का प्रबंधन करते हैं। इसके साथ साथ केंद्र और राज्य के बीच जो है यहाँ पर समन्वय की ज़रूरत पड़ती है, जो सहयोगात्मक संघवाद का एक गुण है। तो जब किसी राज्य में आपदा का स्तर उसकी क्षमता से अधिक हो जाता है, तो गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार वित्तीय सहायता के साथ साथ सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों को बचाव कार्य के लिए भेजती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन में केंद्र सरकार जहां एक मार्गदर्शक, योजना कार्य और वित्तीय संकट मोचक की भूमिका निभाती है, वहीं राज्य सरकार एक वास्तविक क्रियान्वयनकर्ता के रूप में काम करती है। इन दोनों सरकारों के बीच का कुशल समन्वय ही देश में आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने की कुंजी है। तो दोस्तों, अब तक हमने 3 सवाल देख लिए हैं। चौथा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझिएगा। तो चौथा सवाल है, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढांचों की चर्चा कीजिए। तो आपदा प्रबंधन की जो प्रभावशीलता है, यह काफ़ी हद तक स्थानीय स्तर पर समुदाय की भागीदारी पर निर्भर करती है। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय आबादी को इस योग्य बनाना है कि वे आपदा के समय प्रशासनिक सहायता पहुंचने से पहले प्रथम अनुक्रियाकर्ता यानी फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में कार्य कर सकें। इसके संस्थागत ढांचे को जो है मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला जो है वह है ग्राम स्तर का ढांचा यानी ग्राम आपदा प्रबंधन समिति, विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। तो यह जो है जमीनी स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण संस्थागत इकाई है। इसका गठन ग्राम पंचायत के अंतर्गत किया जाता है, जिसका नेतृत्व आमतौर पर ग्राम प्रधान या सरपंच करते हैं। इसमें समाज के सभी वर्गों यानी महिला, युवा और कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वह है कि यह जो समिति है वह गांव की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करती है। इसके तहत गांव के सुरक्षित और संवेदनशील स्थानों का मानचित्रण मैपिंग किया जाता है तथा गांव के संसाधनों जैसे नावें, ट्रैक्टर, सुरक्षित ऊंचे भवन की सूची बनाई जाती है। दूसरा है विशेष कार्यबल और उप समितियाँ।
तो त्वरित और संगठित कार्रवाई के लिए ग्राम आपदा प्रबंधन समिति के अंतर्गत समुदाय के स्वयं सेवकों को मिलाकर विभिन्न विशिष्ट कार्य बल बनाए जाते हैं। तो इनमें जो है प्रारंभिक चेतावनी और सूचना दल होते हैं। आपदा जैसे कि बाढ़ या चक्रवात की पूर्व सूचना मिलने पर यह दल लाउड स्पीकर, ढोल और अन्य स्थानीय माध्यमों से पूरे गांव में चेतावनी को प्रसारित करते हैं। इसके साथ दूसरा जो दल है वह खोज, बचाव और निकासी दल बनता है। तो यह दल जो है आपदा के समय मलबे या पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और उन्हें पहले से तय सुरक्षित आश्रय स्थलों पर पहुंचाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो है प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य दल होता है। इस दल के सदस्यों को बुनियादी चिकित्सा और फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे घायलों का प्राथमिक उपचार कर सकें और महामारी को फैलने से रोक सकें। इसके अलावा आश्रय स्थल और राहत प्रबंधन दल होता है। यह दल राहत शिविरों में भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों की भूमिका होती है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद ये समुदाय आधारित ढांचे को आधिकारिक और कानूनी मजबूती प्रदान करते हैं। पंचायती राज संस्थाएं समुदाय के स्तर पर तैयार की गई योजनाओं को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA के साथ जोड़ती है। इनका काम जो है संसाधन जुटाना होता है। स्थानीय निकाय आपदा न्यूनीकरण गतिविधियों के लिए विकास फंड और मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से धन और मानव संसाधन उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर गैर सरकारी संगठनों यानी NGO और नागरिक समाज का सहयोग होता है। तो संस्थागत ढांचे को तकनीकी और व्यवहारिक रूप से सुदृढ़ करने में नागरिक समाज और स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका अहम होती है। ये जो है वहाँ पर क्षमता निर्माण में सहायता करते हैं। ये संस्थाएं स्थानीय समुदाय को आपदा किट का उपयोग करने, मॉक ड्रिल आयोजित करने और प्राथमिक चिकित्सा का व्यवहारिक प्रशिक्षण करने में मदद करते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि आपदा प्रबंधन केवल एक सरकारी या प्रशासनिक कार्य न रहकर एक जन आंदोलन बने। स्थानीय स्तर पर विकेंद्रित समितियों और कार्यबलों का यह ढांचा आपदा के समय होने वाले जान माल के नुकसान को अत्यधिक कम करने में सबसे प्रभावी सिद्ध होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो है समुदाय आधारित आपदा पर ढांचा समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ, जो है पर्यावरणीय आधारभूत संरचना के विकास के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण अनुकूल आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन प्रणाली और सेवाओं से है जो मानव बस्तियों को स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण प्रदान करती हैं। आपदा प्रबंधन और सतत विकास के दृष्टिकोण से इसके मुख्य पहलुओं को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला है सुरक्षित पेयजल आपूर्ति। तो पर्यावरण बुनियादी ढांचे का सबसे प्राथमिक पहलू समुदाय को निरंतर और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है। इसके तहत जो है स्रोतों का संरक्षण किया जाता है, यानी इसके अंतर्गत पारंपरिक जल स्रोत जैसे कि तालाब, कुएं, नदी का प्रदूषण से संरक्षण और पुनरुद्धार शामिल है। इसके साथ साथ आपदा के समय जो है यहाँ पर निरंतरता की जरूरत पड़ती है। तो बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाओं के समय भी पेयजल प्रणालियाँ दूषित ना हो, इसके लिए उन्नत जल संशोधन संयंत्रों और सुरक्षित पाइपलाइन नेटवर्क का विकास किया जाता है। इसके साथ जो दूसरा पहलू है इसका वह है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे का सही निस्तारण न होना बाढ़ और महामारियों जैसी आपदाओं को आमंत्रण देता है। तो यहाँ पर जो है वैज्ञानिक निस्तारण की ज़रूरत पड़ती है, यानी कचरे के स्रोत पर ही अलग करना, यानी कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग कर देना, फिर उसका पुनर्चक्रण और कंपोस्टिंग को बढ़ावा देना इसका मुख्य हिस्सा है। इसके साथ साथ जो है लैंडफिल करने के लिए सुरक्षित तरीके से वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, यानी हानिकारक और औद्योगिक कचरे के लिए पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी लैंडफिल का निर्माण किया जाता है ताकि भूजल प्रदूषित ना हो। इसके अलावा अपशिष्ट जल और जल निकाल प्रणाली का भी ध्यान रखा जाता है, यानी बाढ़ और जल भराव जैसी आधुनिक शहरी आपदाओं से निपटने के लिए यह संरचना बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट
यानी कि गंदे पानी को बिना उपचार किए नदियों या जलाशय में बहने से रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का जाल बिछाया जाना चाहिए। तूफानी जल निकासी हो, यानी कि अत्यधिक वर्षा के समय पानी की त्वरित निकासी के लिए प्राकृतिक जलमार्गों को अतिक्रमण मुक्त करना और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित करना, ये सब बातें इसमें शामिल होती हैं। अगला जो महत्वपूर्ण कदम है वह है हरित बुनियादी ढांचा और पारिस्थितिकी नियंत्रण। यह पहलू प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्रित है। यहाँ पर शहरी वानिकी का जो है विकास किया जाता है, जैसे कि शहरों में हरित पट्टियाँ, पार्क और आर्द्रभूमि का संरक्षण करना, जो पानी को सोखने और तापमान को नियंत्रित करने में स्पंज की तरह काम करते हैं। इसके साथ साथ जो है तटीय वायु शील्ड का भी निर्माण किया जाता है। तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव और सघन वृक्षारोपण किया जाता है, जो चक्रवात या सुनामी की गति को धीमा कर देते हैं। इसके साथ जो है पर्यावरण के अनुकूल भवन बनाए जाते हैं और उनका नियोजन यानी प्लानिंग किया जाता है। तो बुनियादी जो ढांचा है उसका विकास इस तरह से होना चाहिए कि वह पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पर सतत निर्माण पर विकास दिया जाता है। शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सौर ऊर्जा प्रणालियों को अनिवार्य रूप से बनाकर जो है आपस में जोड़ा जाता है। साथ ही साथ पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाता है। तो किसी भी बुनियादी ढांचे जैसे कि बांध या हाईवे के निर्माण से पहले पर्यावरण पर उसके दीर्घकालिक प्रभावों की कड़ाई से जांच की जाती है। तो निष्कर्ष यही है कि पर्यावरणीय आधारभूत संरचना का विकास केवल नागरिक सुविधाएं प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपदा न्यूनीकरण की एक दीर्घकालिक रणनीति है। यह ढांचा समाज आपदा झेलने की क्षमता मजबूत करता है और भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करता है। आइए अब छठे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, आपदा तैयारी के प्रकारों के साथ उनके मुख्य अवयवों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों, आपदा तैयारी का मतलब उन उपायों और रणनीतियों से हैं जो किसी आपदा के आने से पहले उसके प्रभाव को कम करने और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय और प्रशासनिक स्तर पर क्षमता का निर्माण करना है। आपदा की तैयारी के विभिन्न प्रकार और घटक इस प्रकार हैं। तो आइए बात करें आपदा तैयारी के प्रमुख प्रकार की। तो आपदा तैयारी को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है संस्थागत या प्रशासनिक तैयारी। तो यह सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियां जैसे कि एनडीएमए, एसडीएमए, जिला प्रशासन के स्तर पर की जाने वाली तैयारी है। इसके अंतर्गत नीति निर्माण, विशेष आपदा बल जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का गठन करना, वित्तीय कोष का आवंटन करना और विभागों के बीच समन्वय तंत्र स्थापित करना है। इसके अलावा जो दूसरा तैयारी का रूप है वह है समुदाय आधारित तैयारी। यह स्थानीय जनता, परिवारों और ग्राम स्तर की समितियों द्वारा की जाने वाली तैयारी है। चूँकि आपदा के समय पहला प्रभाव समुदाय पर पड़ता है, इसलिए स्थानीय लोगों की खोज, बचाव, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षित स्थानों की जानकारी के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं आपदा तैयारी के मुख्य अवयव यानी घटक की। तो आपदा तैयारी को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित अवयवों यानी घटकों का जो है सुदृढ़ होना अनिवार्य है। पहला है जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन। यह तैयारी का पहला कदम है। इसके अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में आने वाले खतरे जैसे कि बाढ़, भूकंप और वहां की आबादी की संवेदनशीलता की पहचान करके आपदा का मानचित्रण किया जाता है। इसके साथ जो दूसरा है यहाँ पर प्रमुख घटक, उसमें प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है, यानी आपदा की पूर्व सूचना को समय पर प्रसारित करना सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। मौसम विभाग और उपग्रहों के माध्यम से चक्रवात या बाढ़ जैसी आपदाओं की जानकारी को रेडियो, मोबाइल अलर्ट या लाउडस्पीकर के जरिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ तीसरा जो इसमें घटक है वह है आपातकालीन योजनाएं। तो राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर स्पष्ट आपदा प्रबंधन योजना यानी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करना। इसमें संकट के समय विभिन्न विभागों जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग की भूमिकाएं पहले से तय होती हैं। इसके साथ साथ संसाधनों की उपलब्धता और भंडार भी घटक के तौर पर जरूरी है। तो आपातकाल के लिए जो आवश्यक वस्तु है जैसे खाद्यान्न, स्वच्छ पेयजल, दवाइयाँ, तिरपाल, नाव और संचार उपकरण जैसे सैटेलाइट फोन का पहले से भंडारण किया जाता है। इसके साथ साथ जो है क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके तहत प्रशासनिक अधिकारियों, स्वयंसेवकों और आम नागरिकों के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है ताकि आपदा के समय लोग बिना घबराए सही कदम उठा सकें।
फिर जन जागरूकता प्रदान की जाती है। शिक्षा और मीडिया के माध्यम से लोगों को यह सिखाया जाता है कि आपदा के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि भूकंप के समय खुले मैदान में जाना चाहिए। तो निष्कर्ष यही है कि आपदा की जो तैयारी है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह अवयव और प्रकार मिलकर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाते हैं जो आपदा के आने से पहले रिएक्टिव यानी घटना के बाद आगना होने के बजाय प्रोएक्टिव यानी पहले से सतर्क रहने वाले दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं, जिससे बहुमूल्य जीवन की रक्षा होती है। तो आई होप कि ये भी कंसेप्ट जो है इस प्रश्न से रिलेटेड आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगले महत्वपूर्ण सवाल पर बढ़ते हैं, जो है निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। पहला है यहाँ पर आपदा विकास पहलकदमियों के अवसर के रूप में और मूलभूत ज्ञान के प्रकार। तो आइए बात करते हैं आपदाएं विकास पहलकदमियों के अवसर के रूप में। दोस्तों, जब आपदाएं आती हैं तो ये व्यापक विनाश लाती हैं, लेकिन वे पुराने और कमज़ोर बुनियादी ढांचों को बदलकर अधिक सुरक्षित और सतत विकास की नींव रखने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करते हैं। तो इस अवधारणा के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं। पहला है बेहतर पुनर्निर्माण, यानी आपदा के बाद पुनर्निर्माण का कार्य केवल पुरानी स्थिति में लौटने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि नए भवन, पुल और सड़कों को आधुनिक आपदा रोधी तकनीक जैसे कि भूकंप रोधी या बाढ़ सुरक्षित निर्माण से सुधारा जाता है। इसके साथ साथ नीतिगत और संस्थागत सुधार भी होता है। कोई बड़ा जब आपदा आता है तो मौजूदा प्रशासनिक और कानूनी प्रणालियों की कमियों को यह उजागर करता है। इसके परिणाम स्वरूप सरकारें मजबूत कानून जैसे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, कड़े बिल्डिंग कोड्स और प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणालियों का विकास करती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है आर्थिक विविधीकरण और आजीविका का भी अवसर मिलता है। पुनर्निर्माण कार्यों के दौरान स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के भी अवसर पैदा होते हैं। इसके साथ ही प्रभावित आबादी को आधुनिक कृषि तकनीक, नए कौशल और आजीविका के वैकल्पिक साधनों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा यह जो अवसर है समुदाय का सशक्तिकरण भी करता है। आपदा के दौरान और उसके बाद के राहत कार्यों के दौरान स्थानीय स्तर पर ग्राम आपदा प्रबंधन समितियों और स्वयंसेवी समूहों का गठन होता है, जो भविष्य के लिए समुदाय को अधिक संगठित, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाते हैं। चलिए इस प्रश्न के अगले हिस्से पर चलते हैं, जो है मूलभूत ज्ञान के प्रकार। तो आपदा प्रबंधन में मूलभूत या पारंपरिक ज्ञान का तात्पर्य उन संचित समझ और कौशल से है जिसे किसी समुदाय ने पीढ़ियों से प्रकृति के साथ रहकर विकसित किया है। इसके जो प्रमुख प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय ज्ञान। स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र के मौसम, वनस्पति, जीव जंतुओं और भूगोल की गहरी समझ होती है। वे जीवों के बदलते व्यवहार या बादलों के पैटर्न को देखकर आने वाले चक्रवात, बाढ़ या सूखे का सटीक पुनर्मान लगा लेते हैं। इसके अलावा जो पारंपरिक तकनीक है और जो निर्माण ज्ञान है वो भी इसमें शामिल है। तो इसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री जैसे कि बांस, लकड़ी, मिट्टी से बनाए जाने वाले घर शामिल हैं। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व भारत में जो असम है वहाँ हर साल बाढ़ आता है, तो यहाँ पर चांग घर जो कि बांस के खंभों पर बने घर होते हैं, बाढ़ से रक्षा करता है। उसी तरह कश्मीर की धज्जी दीवारी वास्तुकला जो भूकंप प्रतिरोधी होती है। तो ये सब जो है क्या है पारंपरिक तकनीक है और उसका जो है निर्माण इन्होंने किया है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। इसके साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ज्ञान भी इन लोगों के पास होता है। मूलभूत ज्ञान में यह भी शामिल है। तो जल और भूमि के संरक्षण की जो पारंपरिक पद्धतियां हैं, जैसे राजस्थान में टंका या जोहर जो वर्षा जल चयन प्रणाली है, जो गंभीर सूखे के दौरान भी जल सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इसके अलावा जो है मूलभूत ज्ञान में सामाजिक और मुकाबला करने की रणनीतियां भी शामिल हैं। आपदा के समय समुदाय के भीतर आपसी सहयोग, संसाधनों के साझाकरण और संकट से निपटने के पारंपरिक सामाजिक व्यवस्थाएं जो बिना किसी बाहरी सरकारी मदद के भी प्रारंभिक राहत प्रदान करने में सक्षम होती है। तो उम्मीद है कि दोस्तों यह भी प्रश्न आप जो है समझ गए होंगे। तो चलिए आज पार्ट 1 के आखिरी सवाल पर जो है जलवायु विज्ञान संबंधी आपदाओं पर एक टिप्पणी लिखें। तो जलवायु विज्ञान संबंधी आपदाएं वे चरम मौसमी घटना है जो पृथ्वी के वायुमंडल, तापमान और जल में के चक्र में होने वाले परिवर्तनों या असंतुलनों के कारण उत्पन्न होती है। वैश्विक स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन ने इन आपदाओं की आवृत्ति तीव्रता को काफी बढ़ा दिया है। इन जलवायु संबंधी आपदाओं को इस प्रकार समझा जा सकता है। तो इसमें जो पहला है वो है चक्रवात और तीव्र तूफान।
यह समुद्र के गर्म होने और वायुमंडलीय कम दबाव के कारण उत्पन्न होने वाली सबसे विनाशकारी जलवायु आपदाओं में से एक है। इसका जो है उत्पत्ति और प्रभाव को अगर देखें तो महासागरों में तापमान वृद्धि के कारण तीव्र चक्रवाती तूफान उठते हैं, जो अपने साथ अत्यधिक तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और तूफानी उफान लाते हैं। तो इस चक्रवात के कारण नुकसान होता है कि तटीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाता है, खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और भारी जनधन की हानि होती है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय राज्य इस नुकसान के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा दूसरा जो है वह सूखा है। तो यह जो है एक धीमी गति से आने वाली जलवायु विज्ञान संबंधी आपदा है, जिसका संबंध सीधे तौर पर मानसून की विफलता से है। इसका कारण यही है कि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक औसत वर्षा से कम होना, वर्षा के वितरण में असमानता और अत्यधिक वाष्पीकरण इसका जो है मुख्य कारण है। इसके दुष्प्रभाव की बात करें तो सूखे के कारण जल स्रोत का सूखना, फसलों का नष्ट होना यानी खाद्य संकट हो जाएगा यहाँ पर, और मवेशियों के चारे जैसी कमी जो है गंभीर समस्या यहाँ पर सूखे के कारण उत्पन्न होती है, और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को जो आजीविका है उसको पूरी तरह से तोड़ देती है। इसके अलावा जो तीसरा जलवायु संबंधी आपदा है उसमें अत्यधिक वर्षा और अचानक आने वाली बाढ़ है, यानी जलवायु असंतुलन के कारण कम समय में बहुत अधिक वर्षा होने की घटनाएं जो है बढ़ी हैं। इसके तहत जो है बादल फटने की घटना होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में अचानक बादल फटने से तीव्र गति से मलबे के साथ पानी नीचे आता है, जो रास्ते में आने वाले गांव और बुनियादी ढांचों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। इसके अलावा आजकल जो है शहरी बाढ़ देखने के लिए मिलता है। तो मैदानी और शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने पर जब प्राकृतिक जल निकासी अवरुद्ध होती है तो जल भराव जो है आपदा का रूप ले लेता है। इसके अलावा लू और शीतलहर भी देखने के लिए मिलता है। तो तापमान का सामान्य से अत्यधिक ऊपर या नीचे चले जाना मानव स्वास्थ्य और कृषि के लिए जो है गंभीर खतरा पैदा करता है। बात करें लू की तो गर्मियों के महीने में तापमान का असामान्य रूप से बढ़ना, जिससे हीट स्ट्रोक यानी लू लगने और निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के कारण मौत का आंकड़ा बढ़ता रहता है, और यही जो है गर्मी जंगलों की आग को भी भड़काता है। इसके विपरीत जो शीतलहर है वह सर्दियों में तापमान का अत्यधिक गिर जाना और घने कोहरे के कारण जो है फसलों को नुकसान पहुंचाता है, परिवहन व्यवस्था और बेघर आबादी के जीवन पर बुरा असर डालता है। तो चलिए अब बात करें निष्कर्ष की कि जलवायु विज्ञान संबंधी आपदाओं की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे चक्रवात के बाद बाढ़ आती हैं। इससे निपटने के लिए मौसम का सटीक पूर्वानुमान, पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी और दीर्घकालिक समन रणनीतियों को अपनाना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये थे आपके BPAG 171 के एग्ज़ाम स्पेशल 8 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पार्ट 1 के तहत हमने देखा। अगर आप इन 8 सवालों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि यह मैराथन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि इग्नू एग्ज़ाम से जुड़ी हर अपडेट और महत्वपूर्ण जो है मैराथन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में, जहां पर इसके और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।